सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल बी लर्निंग ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल का जो पेपर 2020 का हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। इसी के बेस्ड पे अगले साल आपका कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब चीज़ें भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा ध्यान से पूरा, शुरू से अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे और 10वीं में जब जाएंगे तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेपर मिलेगा। ऊपर आप यहाँ पे देख पाएंगे पेजों की संख्या लिखी होगी, यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम, और ये पेपर कितने हैं उसके बारे में। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये पेपर का कोड है, ये आपको अपनी आंसर शीट में भरना होता है। बाय द चांस अगर आप ये कोड नहीं भरते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको फेल कर दिया जाएगा, तो इस कोड का आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके नीचे आपको साल दिया रहेगा, तो ये 2020 का पेपर है, और नीचे आपको सब्जेक्ट लिखा रहेगा तो विज्ञान का है। उसके नीचे आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 यानी कि 70 नंबर का। 100 नंबर का होता है लेकिन 30 नंबर आपको प्रैक्टिकली दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से, और ये 70 नंबर का आपका पेपर होता है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ नोट दिए हैं तो इनको आपको पढ़ना होता है। 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं, 3 घंटे दिए जाते हैं ताकि आप पेपर अच्छी तरीके से कर पाएँ, और 15 मिनट आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको पेपर अच्छी तरह से आप पढ़ पाएँ और कौन क्वेश्चन आपको आ रहा है वो सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये 15 मिनट आपको इसीलिए मिलते हैं कि आप एनालिसिस कर पाएँ और कहीं ये पेपर आपको कुछ दूसरे सब्जेक्ट का तो नहीं मिल गया है, और जो निर्देश हैं उनको पढ़ने के लिए ये 15 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ पे निर्देश देख सकते हैं, दिखा गया है इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, क, ख और ग। मतलब ये जो प्रश्न पत्र है विज्ञान का, ये टोटल 3 खंडों में डिविजिबल है, विभाजित है, क ख ग में। और यहाँ पे प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना रहता है। तो बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, बस आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे कि अगर नीचे हम इसको स्लाइड करते हैं तो यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है खंड क से, और निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा गया है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको जो प्रश्न आ रहे हैं आप कर सकते हैं, सभी प्रश्न आपको करना है, और जो निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार करना है, और उसका जो अंक है उसके सामने दिया गया है। जैसे कि प्रश्न पहला का क वाला जो क्वेश्चन है, इसमें स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर और अनंत सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट होता है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर पहले का ख वाला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 1/f बराबर जो फार्मूला होता है उसी पे रख के आप इसको लगाएंगे तो ये इजीली लग जाएगा। ये भी 1 नंबर में पूछा गया है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? पहला का घ वाला क्वेश्चन, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या फिर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का घ वाला क्वेश्चन था। 1 नंबर में ये भी पूछा गया है 2020 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ से ये टोटल बस क्वेश्चन नंबर 1 से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे 4 नंबर के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 6 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का क वाला क्वेश्चन था, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई प्रतीत पड़ता है? ये 2 नंबर में है। और वायु के सापेक्ष किसी द्रव का आक्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर दूसरा का ग, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क वाला, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति, ऑप्शन दिए गए थे,
पहला दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, दूसरा दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। तो बेसिकली ये प्रकाश वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो नंबर के इनके ऑप्शन है। इनका आंसर अगर आप सही देते हैं तो ये और दो मिलकर के 4 नंबर के ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा 2020 में पूछे गए थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे उसी का अथवा करके दिया गया है कि बाय द चांस अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो प्रकाश वाले चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे आपको प्रतिबिंब से रिलेटेड और जो फोकस दूरी वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 का ख वाला, घरों की वायरिंग में परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। 4 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब बाय द चांस अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी दिया गया है, हर बार दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, हीटर का प्रवाहित धारा, हीटर में तार का प्रतिरोध। तो V बराबर IR वाले सूत्र से इजीली आप इसको चाहें तो लगा सकते हैं। ये 4 नंबर में पूछा गया है, काफ़ी इजी है। अगर आप एग्ज़ाम में थियोरेटिकली क्वेश्चन को छोड़ करके न्यूमेरिकली क्वेश्चन को करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि थियोरेटिकली क्वेश्चंस करते हैं और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो आप उनसे थोड़ा हट करके करेंगे तो आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो ये 4 नंबर में पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रत्यावर्ती धारा जनरित्र के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये 2, 4, 6, 7 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगर इस क्वेश्चन को आंसर आपको नहीं पता है तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी दिया गया था। निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए। इसमें आप कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और एक फिगर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया था A और B के मध्य प्रतिरोध, यानी कि 2 पॉइंट हैं A और B और इसके मध्य जो प्रतिरोध है उनको आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना होगा कि ये किस क्रम में जुड़े हैं, सीरीज क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है। उसके बाद से आपको दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था, परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है। V बराबर IR से इजिली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वोल्ट ज्ञात है और रेजिस्टेंस भी ज्ञात है, तो आप यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे A और B के मध्य विभवांतर, A और मध्य यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का है उसके मध्य आपको विभवांतर ज्ञात करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आपका 3, 2, 5, 2, 7 नंबर में पूछा गया था। ये 7 नंबर अलग अलग करके हैं। मान लीजिए कि आप पहला वाला पॉइंट करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, दूसरा वाला पॉइंट करते हैं परिपथ में खाली धारा ज्ञात करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, और तीसरा वाला पॉइंट करते हैं कि A और B के मध्य विभवांतर को खाली कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इसमें 3 ऑप्शन है और तीनों के अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल मिल गया। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना अच्छी तरीके से आता है, अगर आपको फार्मूला अच्छी तरीके से पते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से आप खंड ख शुरू हो चुका है। खंड ख में यहाँ पे केमिस्ट्री वाले सभी चैप्टर से लिए गए हैं, मतलब केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से लिए गए हैं। 5वां क्वेश्चन का क वाला आप ध्यान से देखेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 0, 1, 7 और 14। तो जल उदासीन होता है, आप सभी जानते हैं, तो उसका पीएच मान 7 होता है। कम होता है तो अम्लीय और अधिक होता है तो क्षारीय। ऑब्वियसली बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5वां का ख वाला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कौन सी धातु करती है? लोहा करती है, क्योंकि लोहा को अगर आप साधारण ताप पे ही रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, कॉपर, लोहा, जस्ता, सोडियम। इन चारों में से आपको जो अच्छे तरीके से आ रहा है उसको आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ग वाला, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO या फिर C डबल बॉन्ड O या फिर OH या फिर C डबल OH? कौन सा क्रियात्मक समूह होता है प्रोपेनॉल में? तो आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था यूपी बोर्ड के 2020 विज्ञान वाले पेपर में।
ये केमिस्ट्री से थे बहुविकल्पी प्रश्न। अब हैं यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। IUPAC नाम का बहुत ही छोटा सा ट्रिक होता है, 1 2 3 से लेकर के 10 तक होते हैं। उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आप IUPAC नाम लिख सकते हैं और बना सकते हैं। ये 2 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6वें का ख वाला क्वेश्चन, क्या होता है जबकि यहाँ पे आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। पहला ऑप्शन दिया गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, मतलब जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन देना है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसकी भी रिएक्शन आपको देनी है। 1 नंबर में, ये दोनों 2 नंबर में पूछे गए थे। 6वें के थे ये ख, और 6वां का अब हम बढ़ेंगे ग वाला क्वेश्चन। तो 6वां का ग वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त स्थान ज्ञात कीजिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है तो आप इस चीज़ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन को पूछा गया था यूपी बोर्ड की 2020 परीक्षा में, विज्ञान वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7वां का क वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछा गया था। मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो अगर आप थियोरी पढ़े होंगे तो इजीली आप इसको लिख सकते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8वें में देख सकते हैं यहाँ पे, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त किसे कहते हैं और असंतृप्त, मतलब कि जो कार्बन बंधा हुआ हो संतृप्त और जो नहीं बंधा हुआ हो असंतृप्त। जैसे कि एग्जांपल लें अगर आप बेंजीन का, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और उनका संरचना बना देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 2 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 8वें का ख वाला, सजाती श्रेणी, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी थी। अगला क्वेश्चन, साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन अभिक्रिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये अपमार्जक क्रिया और साबुन का स्वच्छीकरण एक आता है, तो वो बार बार इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं दोहरा तेहरा करके। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है केमिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन, बाय द चांस अगर आपको 8वां का ये सब क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिया गया है, एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखिए। पहला था एसिटिकरण, दूसरा NaOH के साथ अभिक्रिया करने पे, NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करने पे, Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करने पे। तो निम्नलिखित में से जो एथेनोइक है, इनमें से अभिक्रियाएं अगर करी जाती हैं इन सभी में से, तो कौन से अभिक्रिया बनेगी, उन अभिक्रियाओं को आपको लिखना है। 1 नंबर में पूछे गए थे, 4 ऑप्शन है 5 नंबर के। अगला क्वेश्चन 8वें का ख वाला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को लिखिए। तो यहाँ से आपको 3 नंबर में दिया गया है, यहाँ से इनकी अभिक्रियाएं लिखनी थी। मेथेन का दहन अभिक्रिया, एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन। तो ये 3 नंबर में पूछा गया था। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर आप पढ़ सकते हैं अगर आप फास्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने एग्जाम की। तो यहाँ से 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, पादप। यहाँ से आप देखेंगे तो खंड ग यानी कि यहाँ से आपको जूलॉजी बॉटनी जो भी है, बायोलॉजी, वो तीनों का मिला करके खंड ग से पूछे जाते हैं। तो 9वां का क वाला आप देखेंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शुरू का जो पहला वाला ऑप्शन होता है विज्ञान में, खंड क या फिर खंड ग या फिर खंड ख, इनमें पहला जो प्रश्न होता है वो बहुविकल्पी होता है। बाकी जो होते हैं स्टार्ट होते हैं लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ लघु उत्तरीय, या फिर इसी तरीके से कर करके, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप, शार्ट आंसर टाइप, इसी तरीके से ये स्टार्ट होते हैं। तो पहला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल का वहन, वो भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। 1 नंबर में पूछा गया था, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म वाले दिन, पवनों या वायु वाले दिन। 1 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था क्योंकि ये बहुविकल्पी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां का ग वाला, मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या करने के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो सभी इनमें से, क्योंकि अगर माइंड नहीं होगा तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, हृदय का स्पंदन भी नहीं कर सकते हैं, शरीर का संतुलन भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर में पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 का जो घ वाला क्वेश्चन था वो निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो ऑप्शन इसमें से करेक्ट है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बायोलॉजी से ये प्रजनन वाले चैप्टर से है, तो प्रजनन वाले चैप्टर को भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ बढ़ेंगे तो 10वां में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इनके अंतिम उत्पाद क्या हैं। स्वपोषी और परपोषी किसे कहते हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। स्वपोषी जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, परपोषी जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मानव ह्यूमन यानी कि मैन क्या है, दूसरे पर डिपेंडेड है, पौधों और फसलों पर डिपेंडेड है। लेकिन पौधे क्या हैं, स्वपोषी हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधों को स्वपोषी वाली कैटेगरी में रखा गया है और मनुष्य को परपोषी वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो वही चीज़ है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इनके अंतिम उत्पाद क्या हैं, एक नंबर में है। तो सबसे पहले आप इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद से इसका जो उत्पाद है उसको आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां का ये क वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10वां का ख वाला क्वेश्चन, मानव के वृषक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। वृषक यानी कि किडनी, तो किडनी का क्या कार्य होता है वही आपको डिटेल में बताना था। 2 नंबर में जैव विकास को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10वां। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11वें का क वाला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का जो क वाला क्वेश्चन था, छुई मुई पादप में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर होता है। छुई मुई का अगर आप पौधा देखे होंगे तो जब आप उसको टच करते हैं तो उसमें सेंसिटिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे ही आप उसको टच करेंगे वो अपनी पत्तियों को सिकुड़ लेता है। तो उसका और मानव का जो लेग्स होता है यानी कि टांग होता है, उनमें जो अंतर है, डिफरेंस है, वो आपको बताना है साइंटिफिक रीजन पे। 4 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। बाय द चांस अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो ये अथवा वाला जो क्वेश्चन है आप इसको कर सकते हैं। मार्क्स दोनों के सेम है, 4 नंबर इसका भी है, 4 नंबर इसका भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ख वाला क्वेश्चन, क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर यानी कि उत्पादक के सभी जीवों को समाप्त कर दें। यानी कि जो आप खाते पीते हैं उनको सबको नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली जो चीज़ें होंगी वही आपको स्पष्ट कर देना है, विवरण कर देना है, लिख देना है। 4 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बाय द चांस अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से डाल सकते थे 11वें का ख अथवा, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा वाला देख सकते हैं, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बेसिकली अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में 9वीं में और सुने होंगे तो आप जान रहे होंगे कि ओजोन परत जो होती है वो अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेज को जो पृथ्वी है उस पे आने से बचाती है, उसको छानती है, एक तरह से चलनी का काम करती है। जैसे चलनी होता है, आटा अगर आप चालते हैं तो जो उसका कचरा होता है, भूसी होता है, वो अलग हो जाता है। सेम अल्ट्रावायलेट रेज को वो छानती है ओजोन लेयर। तो अगर वो नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा उसी के बारे में आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका में आप बता सकते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12वां, विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं की रचना तथा इसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार से कीजिए। 7 नंबर में पूछा गया है। बाय द चांस अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसका अथवा वाला कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आप डाल देंगे और अथवा और ये वाला क्वेश्चन को डाल करके कर सकते हैं। जैसे कि पादप में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन कीजिए।
तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यही थे आपके टोटल 12 क्वेश्चन, 70 नंबर के, 3 खंडों में डिविजिबल थे, खंड क, खंड ख, खंड ग। सभी से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। खंड क आपका भौतिक विज्ञान से था, खंड ख आपका रसायन विज्ञान से, खंड ग आपका जीव विज्ञान से था। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्रकाश और मानव जीवन का जो विकास है उसके बारे में, और प्रजनन वाला जो चैप्टर है वो, और रासायनिक अभिक्रिया में जो आवर्त सारणी वाला चैप्टर है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो, और फिजिक्स से अगर आप बात करेंगे तो जो फोकस, दूरी और प्रतिरोध और धारा वाला चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या उससे जो रिलेटेड टिप्स हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।